नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पे हम कैट में आने वाले जो वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस हैं। चार तरह के वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं: पैरा जंबल्स, पैरा समरीज, पैरा कंप्लीशन और ऑड सेंटेंस आउट। ये चारों तरीके के एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हैं तो वर्बल लॉजिक का जो एरिया है कैट का, वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे पैराजम्बल से। आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि पैराजम्बल्स क्या होता है। पैराजम्बल्स में चार या पांच, जनरली चार सेंटेंसेस दिए जाते हैं एक पैराग्राफ के। आपको उन चारों सेंटेंसेस या पांचों सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन मेकर ने उसको सही समझा। देखिए, हम लोग एक एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है पैराजम्बल्स में। हम लोग हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो ठीक लगता है वो ऑर्डर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो अ, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है वो हमसे बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमने एक ऑर्डर फिक्स किया है कि ये ऑर्डर होगा। तुम हमें वो ऑर्डर बताओ जो हमने फिक्स किया। तुम कौन सा ऑर्डर सही समझते हो वो हमें नहीं चाहिए। हाँ, वो भी सही हो सकता है, लेकिन तुम समझते हो हमें नहीं चाहिए। हमने तुम्हें कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं सेंटेंसेस में, उनको पहचानो और ये बताओ कि हमने कौन सा ऑर्डर सही समझा। तो हम लोग यहाँ पे तीन एग्जांपल्स देखेंगे, पांच सेंटेंसेस वाले, ताकि चार सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाए। हम लोग यहाँ पे पांच सेंटेंसेस वाले देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। The five sentences labeled 1, 2, 3, 4, 5 below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Coherent का क्या मतलब है? Coherent का मतलब है साथ मिलके एक मीनिंग देगा। वो साथ मिलके एक बॉन्ड बना के तुम्हें एक ही मीनिंग देगा। Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the five numbers as your answer. तो एक बार हम लोग sentences पढ़ लेते हैं और मार्क कर लेते हैं जो भी मार्क कर सकते हैं। Yet, a contrary opinion is that the concept is practically pseudoscience because it seems to be nearly impossible to test through experiments. Yet है, the concept है, मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है किसी सेंटेंस का, और द कॉन्सेप्ट मतलब किसी कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है पहले ही। तो ये हमें दो कनेक्शंस इस सेंटेंस से मिल जाते हैं। Does the universe show us all of its quantum secrets, or does it somehow hide those details from our classical eyes? ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। शायद इसी का आंसर हमें बाकी सेंटेंसेस में मिलेंगे। देखते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। Because if the details can be seen, string theory might not be able to explain them. मतलब ये वाला is a continuation of two। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, does the universe show us all of its quantum secrets, or does it somehow hide those details from our classical eyes? Because if the details can be seen, तो यहाँ पे जो the details है वो ये those details फ्रॉम आवर क्लासिकल आइज, वो जो डिटेल्स है क्वांटम सीक्रेट्स के डिटेल्स, उसी के बारे में बोल रहा है। तो थ्री इज एन आंसर टू द क्वेश्चन इन टू, डज द यूनिवर्स शो अस ऑल ऑफ इट्स क्वांटम सीक्रेट्स, और डज इट समहाउ हाइड दोस डिटेल्स फ्रॉम आवर क्लासिकल आइज, बिकॉज इफ द डिटेल्स कैन बी सीन, स्ट्रिंग थियरी माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देम। तो ये है एक पेयर हमें मिल गया है, 2 3 वाला पेयर जो साथ में चलेगा। लेट अस सी। Many physicists consider string theory our best hope for combining quantum physics and gravity into a unified theory of everything. तो फोर एक स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। सो मोस्ट लाइकली फोर से हम स्टार्ट करेंगे और 2 3 जो पेयर है वो साथ में रहेगा। इतना हमें मिल चुका है, देखते हैं। Now, some scientists say we may have a way to do exactly that. मतलब ये जो that है, ये that is connecting to something which has been mentioned before। ठीक है। कुछ करने की बात हो रही है, वो हम अभी कर सकते हैं थैंक्स टू अ न्यू कंजेक्चर दैट पिट्स स्ट्रिंग थियरी अगेंस्ट कॉस्मिक एक्सपेंशन। मतलब आप देखिए, अगर हम लोग स्ट्रिंग थियरी से शुरू करते हैं, मेनी फिजिसिस्ट्स कंसीडर स्ट्रिंग थियरी आवर बेस्ट होप फॉर कंबाइनिंग क्वांटम फिजिक्स एंड ग्रेविटी इनटू अ यूनिफाइड थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया।
और 2 और 3 साथ में है। आप अगर 1 देखेंगे तो 1 वाला जो सेंटेंस है वो एक्चुअली स्ट्रिंग थियरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है इस सेंटेंस, ये फोर्थ सेंटेंस का, क्योंकि 4 में बोल रहा है मेनी physicists consider string theory our best hope for combining quantum physics and gravity into a unified theory of everything. Yet a contrary opinion is that the concept is practically pseudoscience because it seems to be nearly impossible to test through experiments. तो 4 के साथ 1 जरूर आएगा, 4 के साथ 1 आएगा। फिर देखते हैं 5। ये जो इम्पॉसिबल टू टेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स है उसका कंटिन्यूशन है 5। Now some scientists say we may have a way to do exactly that. Exactly that मतलब ये test string theory through experiments thanks to a new conjecture that pits string theory against cosmic expansion. मतलब 415। उसके बाद हम लोग 2 देखें, 2 और 3 तो साथ में आएगा ही। ये कॉस्मिक एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे द यूनिवर्स कनेक्टेड होगा। कॉस्मिक एक्सपेंशन से कनेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग थियरी को। डज द यूनिवर्स शो अस ऑल ऑफ इट्स क्वांटम सीक्रेट्स और डज इट समहाउ हाइड दोज डिटेल्स फ्रॉम आवर क्लासिकल आइज, बिकॉज इफ द डिटेल्स कैन बी सीन स्ट्रिंग थियरी माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देम। सो 4 1 5 2 3 is the most logical order of the sentences. मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। Many physicists consider string theory our best hope for combining quantum physics and gravity into a unified theory of everything. Yet, a contrary opinion is that the concept is practically pseudoscience because it seems to be nearly impossible to test through experiments. Now, some scientists say we may have a way to do exactly that. Exactly that means वो test through experiments. Thanks to a new conjecture that pits string theory against cosmic expansion. Does the universe show us all of its quantum secrets, or does it somehow hide those details from our classical eyes? Because if the details can be seen, string theory might not be able to explain them. So 4 1 2 5 3. 4 1 2 5 3 is the most logical order of the sentences. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 5 सेंटेंसेस है, आपको अरेंज करना है एक कोहेरेंट पैराग्राफ में। लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस। Gas exports had led to an influx of foreign currency which increased demand for the Syrian pound and thus made it stronger. आप देखिए ये सेंटेंस क्या स्टार्ट हो सकता है? नहीं, ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका टेंस देखिए। गैस एक्सपोर्ट्स हैड लेड टू एन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब ये एक टाइम के बारे में बोल रहा है जिससे पहले गैस एक्सपोर्ट्स हैड लेड टू एन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और इसी टाइम के अंदर ये दोनों चीज हुआ है विच इंक्रीज्ड, सिंपल पास्ट, डिमांड फॉर द सीरियन पाउंड एंड मेड इट स्ट्रॉन्गर। तो सीरियन पाउंड का डिमांड बढ़ा दिया, मतलब इससे पहले कोई टाइम लाइन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। From 1970 to 1977, unemployment increased from 1.1% to 5.1% and corporate investment was tumbling. क्या ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है? नहीं, यहाँ पे प्लेस नहीं दिया हुआ, कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट किस देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर टू स्टार्टिंग सेंटेंस भी है मतलब सीरिया के बारे में बात कर रहे होंगे, सीरियन पाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो सीरिया के बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो इससे पहले आपको एक देश का नाम बताना पड़ेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट किस देश में इंक्रीज हुआ है, किस देश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो टू भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। Large gas reserves were discovered in Syria in 1959 and their exports soared, but there was a contrast between external health and internal ailments. So most likely 3 is your starting sentence क्योंकि 3 में आपके देश का नाम भी है और एक ईयर का भी मेंशन है। तो आप पहले बोलेंगे large gas reserves were discovered in Syria in 1959 and their exports soared because there was a contrast between external health and internal ailments. Let us see the fourth sentence. That made other parts of the economy less competitive in international markets. ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। दैट मतलब किसी चीज के बारे में ये बात कर रहा है। ऐसा क्या होगा जिससे इकोनॉमी लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो हमें देखना पड़ेगा।
The puzzle was explained by pointing to the high value of the pound, then the Syrian currency. अच्छा, चलिए हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस तो 3 होगा। 3 के बाद आपको 2 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि लार्ज गैस रिजर्व्स मिलने से तो अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी लेस कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा। अदर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी लेस कॉम्पिटिटिव कब होगा? जब कोई एक ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इनकम कर रहा है, उससे करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा अगर आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। सीरिया में गैस रिजर्व्स मिले थे, तो इन्होंने गैस बेचना शुरू कर दिया, और कोई भी इंडस्ट्री वहां पे नहीं है, तो सिर्फ गैस ही बेच रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे फॉरेन करेंसी सीरिया में आ जाएंगे। उससे क्या होगा, सीरियन पाउंड का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर सीरियन पाउंड का वैल्यू बढ़ गया तो दूसरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि सीरियन पाउंड में कोई खरीदना नहीं चाहेगा। सीरियन पाउंड का वैल्यू तो बहुत बढ़ गया है, तो अप्रिसिएशन की वजह से कोई भी सीरियन पाउंड में पे नहीं करना चाहेगा, या फिर सीरियन पाउंड का ये बहुत ज्यादा। सोचिए कोई एक कंपनी है, गैस से रिलेटेड नहीं है, सोचिए ऑटोमोबाइल है, वो लोग पहले बेचते थे सोचिए यूएस डॉलर्स में, तो एक यूएस डॉलर के लिए 100 सीरियन पाउंड्स मिलता था। इसके बाद क्या हो गया, सीरियन पाउंड अप्रिशिएट हो गया, मतलब एक यूएस डॉलर के लिए 50 सीरियन पाउंड मिलता है। कंट्री में तो सीरियन पाउंड से चलेंगे, मतलब पहले इनको 100 सीरियन पाउंड मिलते थे, जिससे वो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। अभी उनको 50 सीरियन पाउंड से मिलता है, मतलब उनका इनकम हाफ हो गया। तो दूसरे जो इकोनॉमी है, दूसरे जो इंडस्ट्रीज है, वो एकदम खत्म हो गया, और इंटरनेशनल मार्केट में ये सब लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। तो ये है इसका सीक्वेंस। तो पहला सेंटेंस होगा, लार्ज गैस रिजर्व्स वर डिस्कवर्ड इन सीरिया in 1959 and their exports soared, but there was a contrast between external health and internal ailments. उसके बाद आएगा आपका 2, जो कि इस सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है। From 1970 to 1977, unemployment increased from 1.1% to 5.1% and corporate investment was tumbling. क्यों? गैस इतना इन्वेस्ट हुआ था, गैस इतना डिस्कवर हुआ था, फिर ये क्यों हुआ? द पजल was The puzzle was explained by pointing to the high value of the Syrian pound. तो उस टाइम पे सीरिया का करेंसी था पाउंड। क्यों एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं बचा ना। गैस का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया, उससे सीरियन पाउंड का वैल्यू बहुत बढ़ गया। ठीक है, सीरियन पाउंड का वैल्यू बढ़ गया, मतलब जो दूसरे कंपनीज है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। वो जो पहले $100 में बेचते थे, उसके लिए उनको 10,000 सीरियन पाउंड मिलता था, अभी सिर्फ 5,000 ही मिल रहा है। मतलब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट घटाना शुरू कर दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इसका पजल was explained by pointing to the high value of the pound then the Syrian currency. ये हो गया आपका 3 to 5 का ऑर्डर। उसके बाद 1 आएगा, explanation of this. Gas exports had led to an influx of foreign currency which increased demand for the Syrian pound and thus made it stronger. That made parts of the economy less competitive in international markets. So the most logical order of the sentences is 3, 2, 5, 1, 4. आप एक बार इसको गौर से पढ़िए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं इस बारे में जानना, और इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि इकोनॉमी के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कैट में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप 5 सेंटेंसेस आपको कोहेरेंट ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। लेट अस सी। Aboriginals were butchered or displaced, and later their children were stolen and placed in foster care under a cultural assimilation program that lasted for 6 decades. इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस यूज किया गया है, वेयर बुचर्ड। ठीक है, किसी देश के एबोरिजिनल्स के बारे में होगा, ठीक है, उस देश का भी मेंशन नहीं है। मतलब सेंटेंस 1 से पहले एक देश का मेंशन होगा और एक टाइम या ईयर का मेंशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 से भी स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली बट लिखा हुआ है। बट नॉट अंटिल 1992 डिड द हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट दे शुड हैव सम क्लेम ओवर देयर लैंड। 1992 का एक टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है। कहीं पे इन्होंने दिया होगा कि हाई कोर्ट ने ये कुछ हेल्प किया एबोरिजिनल्स को, लेकिन दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1992 कि उनको भी लैंड पे क्लेम चाहिए। दे गॉट द वोट ओनली इन 1962
And after a referendum 5 years later they were included in the census. So थ्री भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये दे वाला जो सेंटेंस है ये एबोरिजिनल्स है. There 500 or so separate nations lacked kingpins or settled agriculture, so colonizers deemed the land area nullius, free for the taking. तो 4 से भी स्टार्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली 5 से स्टार्ट होगा क्योंकि बाकी 4 सेंटेंस में तो ऑब्वियस है कि ये सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे. When James Cook landed in Australia in 1770, Aboriginals had been there for about 60,000 years. तो ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस है जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है. नाउ एबोरिजिनल्स के बारे में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस तो 4 ही हो सकता है क्योंकि आप देखिए ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे 1770 में, Aboriginals had been there for about 60,000 years. Their 500 or so separate nations lacked kingpins or settled agriculture, so colonizers thought that ये land तो occupy कर लो. They deemed the land terra nullius, मतलब ये तो फ्री का लैंड है, ऑक्यूपाई कर लो. ऑक्यूपाई करने के लिए कनेक्शन 1 से आता है. Aboriginals were butchered or displaced, and later their children were stolen and placed in foster care under a cultural assimilation program that lasted for 6 decades, मतलब 541. They got the vote in 1962, and after a referendum 5 years later, they were included in the census. And the passage ends by this sentence. But not until 1992, as late as 1992, did the High Court recognize that they should have some claim over their land. तो ये है order of the sentences. When James Cook landed in Australia in 1770, Aboriginals had been there for about 60,000 years. Their 500 or so separate nations lacked kingpins or settled agriculture, so colonizers deemed the land terra nullius, free for the taking. Aboriginals were butchered and displaced, children stolen, foster care में रखा था, cultural assimilation program किया था. They got the vote in 1962. 5 साल के बाद सेंसस में इंक्लूड किया गया, बट 1992 तक उनको लैंड के ऊपर कोई क्लेम नहीं किया था. सो द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इज 5 4 1 3 2. जब आप कैट के लिए जाएंगे मोस्ट लाइकली 4 ही सेंटेंसेस होंगे जो आपके लिए और भी आसान होगा. अगर आप 5 सेंटेंसेस वाले पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करते हैं तो 4 सेंटेंसेस वाले पैराजम्बल्स बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे.